हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ऑन अकेडमी लेट्स क्रैक राजस्थान एग्ज़ाम्स। मैं हूं शमीम और हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था एनसीईआरटी के 1 और 2 चैप्टर और 3 हमने कंप्लीट किया है। आज हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी 6th की एनसीईआरटी का 4th चैप्टर। इससे पहले कि हम चैप्टर शुरू करें, आप मेरे बारे में जान ले। मैंने पॉलिटिकल साइंस से नेट क्वालिफाई किया है। कॉलेज लेक्चरर के तौर पर मैंने 2 साल काम किया है। कंटेंट राइटिंग का भी मैंने काम किया है और पिछले 6 साल से मैं यूपीएससी और आरपीएससी की फील्ड से जुड़ी हुई हूँ। खुद भी मैंने मेंस एग्जाम्स दिए हैं और सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को मैंने पढ़ाया भी है। और अब हम अनअकैडमी इंडिया का दी लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। तो इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर, लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म पर आपको कैसे रजिस्टर करना है, कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है, इसके लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना, एक छोटा सा स्टेप उठाना है। और वो क्या है? आपको प्ले स्टोर पे जाना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको इंस्टॉल करना है। इससे आपको कई सारे बेनिफिट मिलेंगे। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको घर बैठे टॉप एजुकेटर की मदद से आपकी तैयारी तो पुख्ता बनाती है। आपकी तैयारी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप घर बैठे अपने अच्छे माहौल में करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपको ये सुविधा प्रोवाइड करवाती है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या मिलता है? देखिए, सबसे पहला आपको मिलता है यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस। हमारा पहला फीचर, इस लाइव क्लास में आप एजुकेटर के साथ चैट भी कर सकते हैं, अपना डिस्कशन कर सकते हैं, अपने किसी भी तरह का कोई भी सिलेबस के अकॉर्डिंग या आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपके कोई भी डाउट्स हो तो वो क्लियर कर सकते हैं। और जितने भी यहाँ पर आपको आंसर पोल होंगे, वो क्लास चलती रहती है तो कुछ कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप उनका रिप्लाई करेंगे, आप उनका आंसर करेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी चलती रहती है। दूसरी बात, यहाँ पर क्लासेस के साथ साथ जब क्लास हो रही है, आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो एक ज़रूरी हो जाती है ये चीज़ कि उस तैयारी को, एफर्ट को अपना पता करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए, खुद को जांचने के लिए आप क्या करेंगे? टेस्ट देंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आप अपनी चीज़ों को इवेल्युएट कीजिए कि आपने जो पढ़ा है, आपको मॉक टेस्ट देना है, आपको क्विज ज्वाइन करने हैं और आपको उसके बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको एनालिसिस, जो आपका रिजल्ट मिलेगा, आपको उससे पता चलेगा कि आपका परफॉर्मेंस लेवल क्या है, क्या आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल है, कितना आप उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाते हैं सवाल को, कितना आप उसको बेहतर कॉन्सेप्ट को समझ पाए हैं। ये सारी चीज़ें आपको टेस्ट के थ्रू पता चलती है। तीसरी चीज़ है स्ट्रक्चर्ड कोर्स। देखिए, यहाँ पर अनअकैडमी पर लगभग सारे कोर्सेज अवेलेबल है, वो भी एक डिसइंटीग्रेटेड फॉर्म में। एक पूरा सिलेबस हमने कवर किया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल। तो आपको अपनी तैयारी बेहतर तरीके से मिलती है। आपको किसी भी और जगह पर डिपेंड होने की बिल्कुल आपकी नीड ख़त्म हो जाती है। आपको इसी प्लेटफॉर्म पर इतना कुछ मिल जाता है जो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर अनलिमिटेड एक्सेस है। आप किसी भी वीडियो को एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद, आप किसी भी लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो को अपनी गैलरी, मतलब वहाँ पर अनअकैडमी अकाउंट में आप सेव रख सकते हैं। आप उसको एन नंबर ऑफ टाइम आप अनगिनत बार आप उसको देख सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं, अपना रिकॉल रिवाइज कर सकते हैं। इतने सारे बेनिफिट्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर अगर मिलता है तो इससे बेहतर आपके लिए क्या होगा। अब यहाँ पर सब्सक्रिप्शन प्लान, आरपीएससी सब्सक्रिप्शन, यहाँ पर अगर आप बात करते हैं तो सिर्फ 12 महीने का प्लान सिर्फ और सिर्फ 7,000 रुपये में है। आपको एक साल में मात्र 7,000 रुपये में पूरा आरपीएससी का सिलेबस कवर करवाया जाता है। और यहाँ तक कि अगर आप मेरा कोड खान10 यूज़ करते हैं तो आपका ये 12 महीने का, एक साल का कोर्स पड़ेगा आपको मात्र 6,300 रुपये में, 10% डिस्काउंट के साथ। अब देखिए आप, फिर उसके बाद 24 महीने का कोर्स, 2 साल का कोर्स की फीस भी इतनी हमने कम रखी है, सिर्फ 8,400, एकदम पॉकेट फ्रेंडली फीस है। उसके बाद भी आप यहाँ पर भी अगर मेरा कोड यूज़ करते हैं सब्सक्रिप्शन के टाइम, आप गिफ्ट बॉक्स वहाँ पर बना हुआ आएगा और गिफ्ट बॉक्स में आप मेरा कोड यूज़ कीजिए
तो आपको मिलता है 10% का इंस्टेंट बेनिफिट, और आपको ये पे 8,400 में से सिर्फ 7,560 रुपये आपको पे करने होंगे। आप 2 साल में अपनी सूची, अपनी तैयारी कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको अगर कहीं भी बाहर नहीं जाना, आपको घर बैठ के पढ़ना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने सुविधापूर्ण माहौल में रहना है, आपको कहीं बाहर धक्के नहीं खाने किसी व्हीकल के, किसी और क्लासेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठो, खाओ पियो, मज़े से कभी भी किसी तरह से पढ़े रहो, क्लास देखो और सीखो। ताकि, और आज का जो टाइम चल रहा है, हर दिन कोरोना के नए केसेस आ रहे हैं, नया स्ट्रेन आ रहा है, तो आप तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। तो बेहतर होगा जितना जल्दी आप इसका बेनिफिट उठा सके उठाइए, ताकि हम भी चाहेंगे कि आप एग्ज़ाम क्रैक करके जल्दी से अपनी मंजिल को पा लें। चलिए हम अभी क्लास शुरू करते हैं, और आज का हमारा चैप्टर है सामाजिक और आर्थिक जीवन फर्स्ट किताब का चैप्टर 4 अध्याय 4 लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। इसको कहते हैं मेन एलिमेंट्स या मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। देखिए, हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र एक भागीदारी का एक प्रकार है, जिसमें आपको करना क्या है। लोकतंत्र में आपको आपको अपनी सरकार खुद चुननी है। आपको ये आज़ादी दी गई है कि आप अपनी सरकार खुद चुने, और क्या करना है आपको, यही तो करना है। तो किसी भी देश में लोकतंत्र होने की सबसे बड़ी शर्त ही यही है कि आप उस देश की सरकार को, जो आपके ऊपर, वहाँ की जनता के ऊपर शासन करने वाली है, उसको आप अपनी भागीदारी के साथ चुने, और उनके नीति निर्णयों पर आप अपनी भी पकड़ बनाकर रखें। तो यहाँ पर भी यही है। लोकतंत्र क्या है? जब किसी देश की आम जनता अपना वोट देकर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करे। देखिए, हमने लोकतंत्र की भी मैंने आपको एक छोटी सी बताई थी कि लोकतंत्र भागीदारी तो है, लेकिन ये भागीदारी कैसी हो सकती है? प्रत्यक्ष भी हो सकती है और अप्रत्यक्ष भी। जब बड़ा लोकतंत्र होता है, बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, बड़ा देश होता है, बड़ा राज्य होता है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहां पर लागू कर पाना मुश्किल है। इसीलिए क्या किया जाता है कि अप्रत्यक्ष, आप अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने देश के लिए निर्णय लेते हैं। आप प्रतिनिधि चुनते हैं, और वो प्रतिनिधि आपके देश का मुखिया और राज्य, मतलब सरकार का मुखिया चुनते हैं। तो आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आपका जो मत, आपका जो वोटिंग राइट है, आप उसका जो यूज है बहुत ही सोच समझ कर करें। तो जब किसी भी देश की आम जनता अपने वोट देकर प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, तो उसी को लोकतंत्र कहा जाता है। अब मैंने यहाँ पर वर्ल्ड मैप का एक इमेज दिया है। इस वर्ल्ड मैप के इमेज के थ्रू मैं बताना चाहती हूँ, देखिए ये पूरे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। तो यहाँ हम आगे जो अब एक स्टोरी बात करेंगे कि जब पूरी तरह से दुनिया में डेमोक्रेसी नहीं थी, कई बहुत टाइम के साथ, बहुत लंबे संघर्ष के साथ बाद विश्व में अलग अलग जगह पर डेमोक्रेसी आई है, लोकतंत्र आया है। ये चीजें जो हम आज इतनी आसानी से हमें मिली हुई है, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, बंधुत्व, समानता, जिनकी न्याय, जिनकी हम बातें करते हैं, ये सब चीजें आज हमें मामूली लगती होंगी, लेकिन इन सब चीजों को हासिल करने के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे पहले आए लोगों ने, नेताओं ने बहुत ज्यादा संघर्ष किया है। न जाने कितनों ने ही अपनी जान भी दी है। तो उसी से जुड़ी हुई है मैं यहाँ पर एक स्टोरी उठाऊंगी। यहाँ पर वर्ल्ड मैप का हिस्सा दे रखा है। अब भी हम बात करेंगे यहाँ पर अफ्रीका। ये अफ्रीका जो है महाद्वीप, यहाँ की हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका के जोहानसबर्ग की एक स्टोरी दी गई है कि जोहानसबर्ग में एक 11 साल की बच्ची थी। उसने क्या किया, एक दिन अपनी माँ को पूछा, उसने काम कर रही थी अपने माँ के साथ, तो उसने अपनी माँ को पूछा, उसको सफाई करते करते एक स्क्रैप बुक, एक रजिस्टर, एक फोटो एल्बम सा कुछ मिला, और उसमें एक फोटो उसको मिली। जो फोटो आपको ऊपर मैंने लगाई है, यहाँ देखिए मैंने फोटो लगा रखी है, ये वाली, ये फोटो उसको मिली। तो उसने क्या किया, उसने अपनी मम्मी को पूछा, ये फोटो किसकी है, ये कौन लड़का है, यहाँ पर ऐसी फोटो हमने क्यों रखी हुई है, इसका वजह क्या है। और कई सारी फोटो थी, एक कोई महज 10-15 साल का कोई एक लड़का था। तो माँ ने उसको बताया कि ये जो है, इसका नाम हेक्टर पीटरसन है,
और उस बच्चे को पुलिस ने, साउथ अफ्रीका की पुलिस ने गोली मार दी थी। माया माया खुद भी बच्ची थी, वो डर गई। उसने पूछा गोली मार दी, कि किसी बच्ची को कोई पुलिस गोली क्यों मारेगी? तो फिर माँ ने उसको बताया कि दक्षिण अफ्रीका में, जहाँ से हम बात कर रहे हैं कि वहाँ 1990s के बाद वहाँ पर डेमोक्रेसी या लोकतंत्र आया है, तो उसने बताया, माया की माँ ने, कि देखो पहले जो दक्षिण अफ्रीका में है रंग भेद कानून से शासित था। रंग भेद, आज हमने नया टर्म देखा है। हालांकि इस जो टर्म से सभी लोग वाकिफ होंगे कि रंग भेद जो है वो क्या था, सिर्फ चमड़ी का कलर या त्वचा का कलर अलग होना। अगर त्वचा के रंग के आधार पर, आपके स्किन के कॉम्प्लेक्शन के आधार पर भेदभाव किया जाए तो उसको क्या बोला जाता है, रंग भेद। भेदभाव, मैंने कल पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो भेदभाव है ये एक नकारात्मक अवधारणा है। जब आप को ये लगता है कि हम दूसरे से बेहतर हैं। अब यहाँ पर वही बात त्वचा के रंग से जुड़ी हुई है। अगर कोई चमड़ी के आधार पर खुद को ये कहता है, सिर्फ चमड़ी के रंग के आधार पर, कि मैं तुमसे बेहतर हूं, तो ये भेदभाव है और ये पूर्वाग्रह पर बसी चीजें हैं। ये नकारात्मक सोच है, नकारात्मक अवधारणा को ये दर्शाती है। तो दक्षिण अफ्रीका में भी यही था। वहां क्या था, कुछ लोग श्वेत थे और कुछ लोग अश्वेत थे। और इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में जो है वो भारतीय भी थे और दूसरी प्रजातियां भी थी जगह जगह से। जब भी वास्को डी गामा यहाँ आए, उसके बाद हमारे बीच व्यापार शुरू हुआ महाद्वीपों के बीच, उसके बाद एक दूसरे लोग इधर से उधर जाने लगे, तो ये स्थिति आ चुकी थी कि हर जगह समूह बटे हुए थे और हर जगह लगभग हर समूह मिल जाता था। तो दक्षिण अफ्रीका में भी क्या था, वहां पर श्वेत भी थे, अश्वेत भी थे, भारतीय थे और कुछ और भी प्रजातियां थी। तो उनको क्या था, इनको एक दूसरे से रिलेशंस नहीं बनाने की अनुमति मतलब थी ही नहीं। इनको लगता था कि दे आर फार बेटर। श्वेत को लगता था कि वो बाकी लोगों से बहुत उच्च हैं, बहुत उच्च कुल के हैं या हायर हैं। तो वो लोग बाकी लोगों से रिश्ता नहीं बनाते थे किसी भी तरह का, इवन बात वगैरह भी नहीं करने देते थे। ट्रेन में उनके लिए डब्बे अलग होते थे। आपने गांधी जी की ने भी अपनी स्टोरी में ये चीज बताई है कि जब उनका अफ्रीका जाना हुआ तो उनके वहां पर उनके डब्बा अलग था। किस लिए? क्योंकि वो सिर्फ भारतीय थे, वो अंग्रेज नहीं थे, इसलिए उनको अलग डब्बे में बैठाया गया जो बिल्कुल निम्न कोटि का डब्बा था। तो यहाँ पर भी वैसा ही था। इन चारों जो अलग अलग समूह थे, इनको एक दूसरे से संबंध बनाने की अनुमति नहीं थी। इसका मतलब वो वहां की जो सरकार थी दक्षिण अफ्रीका की, वही ना, वो भी तो कहीं ना कहीं भेदभाव को प्रोत्साहन दे रही थी। वो जो सरकार है, इसका मतलब यही है कि वो श्वेत वर्ग की थी। तो श्वेत वर्ग की थी तो वो अश्वेतों को निम्न दर्जे का मानती थी। तो वहां पर क्या होता था, कोई भी आम सुविधा का इस्तेमाल उनको करने नहीं देते थे। अब जैसे जैसे माया की माँ उसको ये कहानी सुना रही थी, माया को तो विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कभी हुआ है। आज हम भी यहाँ बैठे तो हम भी ये चीज सोच सकते हैं कि वाकई में ऐसा हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई किसी को चमड़ी के आधार पर अलग माना जाए, पर ये हुआ है। और अगर हाल ही में आपने एक स्टोरी सुनी हो कि यूएसए में भी एक लड़के को, एक आदमी को गोली मार दी गई थी चोर समझकर। क्यों? क्योंकि वो रंग भेद उनमें था, वो अश्वेत थे और श्वेत पुलिस थी। तो ये बात जो है वो मानने में नहीं आती। ये कहीं ना कहीं समाज का आईना दिखाती है कि समाज में कितनी विकृतियां हैं आज भी। जबकि ये बात तो है 1963 और 1976 की। तो उस वक्त स्थितियां आज जो है उनसे कहीं ज्यादा बदतर थी, बुरी थी। इसीलिए माया को लगा नहीं कि आज मैं ये कर रही हूँ 2020 में, अगर मुझे कोई कहे कि 1976 में भाई अश्वेतों को ऐसे गोली मार देते थे, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो उसने बताया कि रंग भेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था, तो उसमें श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए अस्पताल भी अलग होते थे, इवन गाड़ियां भी अलग होती थी। और अश्वेतों के लिए जो गाड़ियां थी वो अच्छी नहीं थी, उनमें जरूरत का कोई सामान ही नहीं होता था। और जो अमीरों के लिए, सो कॉल अमीर, वहां का क्या है, श्वेत वर्ग जो है वो एक हिसाब से अमीर वर्ग में आता है। तो श्वेत वर्ग जो है उनकी गाड़ियां अच्छी थी। जब कोई ट्रांसपोर्ट की, परिवहन के साधन की बात होती,
रेल होती, बसें होती, तो उनको भी ऐसा रहता कि वो भी उन चीज़ों के लिए अलग थी। बस स्टैंड पर बैठने की सीट तक अश्वेत और श्वेतों के लिए अलग अलग थी। तो इस हद तक स्थितियां थी। ये तो वही बात हो गई कि एक मटका रखा है, उसमें से पानी पीने के लिए भी उनको परमिशन नहीं दी जाती थी कि श्वेतों का मटका है, इसलिए अश्वेत जो है वो इसमें से पानी नहीं पिएंगे। इस तरह ये स्टोरी चली, उसने बताया। तो जब यही चीजें नहीं है तो अश्वेतों को वहां का नागरिक भी नहीं समझाता था। अब नागरिक ही नहीं समझाता था, इससे कैसे पता चला? क्योंकि उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। मैं बार बार खुद को दोहरा रही हूँ कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी निशानी है वहां वोटिंग में या सरकार चुनने में भागीदारी देना, अपनी भागीदारी लेना या देना। तो जब वोट ही आपको राइट नहीं मिलता, जब लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है, तो आप किसी भी देश के नागरिक होने का प्रश्न खड़ा हो जाता है कि आप वहां के नागरिक हैं भी या नहीं। तो फिर आप कहाँ के हैं? अगर यहाँ जहां आप रह रहे हैं वहीं के आप नागरिक नहीं हैं, तो फिर आप कहाँ के हैं? तो इस तरह अच्छी अच्छी जो फर्टाइल, जो उर्वर जमीनें थी दक्षिण अफ्रीका में, वो भी श्वेतों के पास थी। ब्लैक जो स्किन के लोग थे, अश्वेत थे, उनके पास तो वो भी नहीं थी। जो घटिया घटिया बंजर जमीन होती थी वो, इसका मतलब क्या था? अब आप देखिए कि घटिया जमीन है, इसका मतलब खाने पीने की भी उनके पास किल्लत रही होगी। उनको पीने का पानी भी अलग होता, तो उनको पीने की भी किल्लत रही होगी, उनको इधर उधर आने जाने में भी दिक्कत आती होगी। तो सामान्य जनजीवन उनका निम्न स्तरीय था हर तरीके से। किस लिए? क्योंकि उनको वोट देने की परमिशन नहीं थी, वोट नहीं दे सकते थे, वो सरकार नहीं चुन सकते। और सरकार नहीं चुन सकते थे अपनी, जब इतना बड़ा वर्ग अपनी चॉइस नहीं रख सकता सरकार को चुनने में, तो कोई सरकार उनके लिए काम करेगी कैसे? जब सरकार ही श्वेत वर्ग की है तो वह अश्वेतों के लिए काम क्यों करेगी? तो कभी इनकी स्थिति पर ध्यान दिया ही नहीं गया था उस वक्त। तो यहाँ पर एक हिस्सा था जोहानसबर्ग में, दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में एक शहर था सोवेटो, जो सिर्फ और सिर्फ वहां पर ब्लैक पीपल या अश्वेत लोग रहते थे। तो हेक्टर पीटरसन जो भी है वो भी सोवेटो का था। अब उसने क्या किया? वहां पर एक छोटी सी बात थी कि वहां उस क्षेत्र में वहां के जो श्वेत लोग थे वो अफ्रीकन्स भाषा बोलते थे, एक लैंग्वेज होगी उनकी अफ्रीकन्स। लेकिन अब हेक्टर कहे कि नहीं, मैं ये नहीं सीख सकता, क्योंकि स्कूल में जा रहे हैं तो उनको वो कह रहे हैं कि अफ्रीकन्स ही सीखो। और हेक्टर कहे मैं अफ्रीकन्स क्यों सीखूं, मैं तो जुलू भाषा सीखूंगा, जो उनकी मातृभाषा हुआ करती थी, जो उनकी क्षेत्रीय भाषा थी। तो उसने बोला कि मेरे को जुलू भाषा सीखनी है। तो बस इस इतनी सी बात पर, लैंग्वेज की बात पर, और यहाँ पर उसने क्या किया, हेक्टर ने अपने स्कूल के जो उसके दोस्त थे, सहपाठी थे, उनके साथ ये विरोध कर रहा था शांतिपूर्ण कि भाई मैं अफ्रीकन्स नहीं सीखना चाहता, मैं जुलू सीखना चाहता हूँ, मुझे इसका राइट मिलना चाहिए। और दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने क्या किया, उनकी इन मांगों पे गौर न फरमाया और सरकार के आदेश पर उस पर गोलियां बरसा दी गई। जो भीड़ इकट्ठी हुई थी उसके सपोर्ट में, उसके सहपाठियों के सपोर्ट में, उस भीड़ पर पुलिस ने बेरहमी से गोलियां चला दी। और उसमें से एक गोली हेक्टर पीटरसन को लगी और वो मर गया। ये 1963 में ये पैदा हुआ था पीटरसन, और 1976 में ये महज देखिए 13-14 साल की उम्र में ये गोली से इसकी हत्या कर दी गई। अब इसके बाद क्या हुआ, ये 76 की बात है। उसके बाद यहाँ पर एक पार्टी आई, दल, राजनीतिक दल था अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस, और उसके नेता थे नेल्सन मंडेला। आपने नाम सुना होगा, नेल्सन मंडेला। ये भी अश्वेत थे। नेल्सन मंडेला ने क्या किया, बहुत इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी। उनके नेतृत्व में रंग भेद को लेकर बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई, और आखिरकार में उनको इतने सालों बाद, तकरीबन तकरीबन 20 साल बाद, 18-20 साल बाद, उनको 1994 में उनको सफलता मिली। और दक्षिण अफ्रीका जो है वो क्या हुआ, एक डेमोक्रेटिक देश बन गया। दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माने जाने लगा। इसका मतलब 1994 में दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई, ये ध्यान रखने वाली बात है। 1994 में किसके नेतृत्व में ये लड़ हुई? अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता
नेल्सन मंडेला। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में ये संघर्ष हुआ और 1994 में 1994 में दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की स्थापना हुई। आगे चलते हैं। तो इससे हमने क्या सीखा? इस स्टोरी से हमने ये सीखा, हमने जब ये कहा 1994 में वहां पर असल लोकतंत्र स्थापित हुआ, इसका मतलब यही है कि लोकतंत्र हमें क्या सिखाता है? भागीदारी, पार्टिसिपेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पार्टिसिपेशन। गवर्नमेंट बनाने में पार्टिसिपेट करना। और भागीदारी कैसे करते हैं? भागीदारी के क्या क्या तरीके हैं? भागीदारी के देखिए मोटे मोटे तौर पर 2 तरीके हैं, लेकिन चाहे तो इसमें एक और भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहला है चुनाव में मतदान करना, अपना वोटिंग राइट लेना। दूसरा है सरकार के निर्णयों और नीतियों पर सहमति और असहमति व्यक्त करना। कि सरकार सहमति असहमति कैसे व्यक्त करेंगे? या तो हम उसके लिए अच्छा उसकी प्रेस करेंगे, उसका अच्छाई बोलेंगे, या हम हड़ताल जुलूस आंदोलन करेंगे, तो इसका मतलब हम असहमति दर्शा रहे हैं। तीसरा होता है कि चुनाव में खड़े होना, ये भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र का एक हिस्सा है, प्रतिनिधि के तौर पर चुनाव में खड़े होना, उम्मीदवार के तौर पर, ये भी लोकतंत्र का हिस्सा है। तो इस तरह अब भागीदारी कैसे होगी? क्या तरीका है? तो हमने जो जनरली लगभग विश्व के हर देश में ये किया गया है कि यहाँ पर जो भी सरकार चुनी जाती है 5 या 6 वर्ष, कहीं पर 5 वर्ष है, कहीं पर 6 वर्ष है, कहीं 4 वर्ष भी देखने मिलती है, पर ये बहुत कम केस है। ये है 5 या 6 वर्ष। तो 5 वर्ष के लिए जनरली एक सरकार चुना जाता है। तो हम क्या करते हैं कि भाई यहाँ सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। एक बार चुनने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वह लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह ये नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। अब सवाल यह है कि नियंत्रण बना कैसे रहता है? क्या हमने 5 साल के लिए चुन दिया ये काफी है? ये बहुत बड़ी बात है। कैसे? कि देखिए हमने 5 साल के लिए एक सरकार चुनी, ठीक है, तो आपने अब इंडिया में, भारत में भी धीरे धीरे लोग दिन ब दिन ज्यादा जागरूक हो रहे हैं और अपने मतदान का अच्छे से अच्छे, जितना उनका बौद्धिक स्तर है उस हिसाब से वो अपने मतदान का इस्तेमाल करते हैं। तो अब क्या है कि 5 साल उनको इसलिए दिया जाता है कि 5 साल में देखें कि सरकार काम क्या करेगी। तो सवाल ये है कि हम क्यों बार बार ये चुनाव में खर्चा करते हैं? क्यों हम हर 5 साल, हम इसको 10 साल क्यों नहीं कर देते, सीधा 15 साल क्यों नहीं कर देते? क्यों हम 5 साल बाद हर बार इतना ही पैसा? चुनाव में बहुत ज्यादा फंड लगता है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है और इतना ही उसमें श्रम लगता है। और तो क्यों ये वजह है? वजह ये है कि 5 साल का मतलब है हमने उस गवर्नमेंट को इतना टाइम दिया, उस सरकार को, कि तुम काम करके दिखाओ। अगर तुमने काम नहीं किया तो हमें ये पावर है कि हम तुमको 5 साल बाद दोबारा चुनने वाले हैं, हम दूसरी चुन लेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी एक बात और है एक्स्ट्रा, जो यहाँ नहीं लिखी है, ये थोड़ी बड़ी कक्षा की बातें, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। ये 5 साल की हमने उनको कहा है कि हमने आपको 5 साल के लिए चुना है, आप काम करके दिखाइए। आप अगर 5 साल में काम किए तो हम आपको 5 साल बाद फिर वोट देंगे, नहीं तो हम आपका विकल्प चुनेंगे। अब इसमें एक चीज और भी है, देखिए जब संसदीय प्रणाली होती है, संसद का मतलब ये जो है, भारत में हमारे यहाँ संसद है जहाँ लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है लोकतंत्र में, सदन संसद के। तो उसमें क्या है कि लोकसभा जो निम्न सदन है जहाँ से हम सरकार को चुन के भेजते हैं, तो वहां पर ये है कि 5 साल तो ठीक है, लेकिन 5 साल पहले भी सरकार को हटाए जाने के लिए कदम उठा सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अगर लेकिन सरकार ने ऐसा कोई बहुत ही अवैधानिक काम किया है जो देश की गरिमा से हटकर है, या फिर जो कहीं से गलत है, जो देश के लिए नुकसानदायी है, उसकी अखंडता, एकता को नुकसान पहुंचाता है, तो विपक्षी दल उनसे अविश्वास की या विश्वास लाने की बात कर सकते हैं। अविश्वास या विश्वास,
विश्वास मत बोलते हैं। वो अविश्वास मत पारित करके देंगे विपक्षी दल, और सरकार को क्या करना पड़ेगा, जो सरकार में है जो पक्ष है उनको क्या करना पड़ेगा, ये विश्वास मत लाना होगा। अगर वो नहीं ला पाए, अविश्वास मत पारित हो गया संसद में, तो वो सरकार उसी दिन से रद्द मानी जाएगी, भले ही उसको काम करते हुए 1 से 1.5 साल ही क्यों ना हुआ हो। आप, तो हमने 5 साल नियत अवधि दी, क्योंकि इससे कम में चुनाव कराना बहुत भारी काम हो जाता है। लेकिन इससे लंबा टाइम का मतलब क्या है, अब हमने 10-15 साल क्यों नहीं दी। 10-15 साल इसलिए नहीं दी क्योंकि 10 या 15 साल बहुत बड़ा टाइम हो जाता है, या फिर हमने टाइम बांधा ही क्यों। वो इसलिए बांधा गया, असल लोकतंत्र की पहचान ये है कि बागडोर जनता के हाथ में रहे, कि हम अपनी सरकार खुद चुनते हैं, और जब हमारी मर्जी होगी हम सरकार को हटा सकते हैं। लेकिन अगर हमने ये टाइम पीरियड लंबा रखा तो होगा क्या, कहीं ना कहीं सरकार अपनी मनमानी करने लगती है, और सरकार अपनी मनमानी करने लगेगी तो फिर वो जनता के हित में या देश के हित में कार्य ना करके, हो सकता है वो भ्रष्टाचार के रास्ते पे चली जाए और देश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाए, या फिर देश में तानाशाही आ जाए। तानाशाही क्या है, जब सरकार अपनी मन मर्जी से बिना जनता के डर के अपने हिसाब से सारे काम करने लगे, अपने लिए सारे निर्णय लेने लगे, अपने हिसाब से, जनता के कहे से उनको कोई फर्क ना पड़े, तो उसको तानाशाही और अराजकतावाद की संज्ञा दी जाती है। इसीलिए ये टाइम जो चुनावों का है, हमने 5 ही वर्ष चूज किया, क्योंकि 5 वर्ष एक पर्याप्त समय है किसी भी सरकार को ये दिखाने का कि वो कितनी लायक है और कितनी नालायक है। तो इसलिए पास आपके लिए ये जरूरी हो जाता है कि आपका जो भागीदारी का ये तरीका है कि आप वोट दीजिए, इसको आपको ध्यान से करना चाहिए, और सरकार के निर्णयों पर हमें भी ध्यान रखना चाहिए, हमें जागरूकता बनानी चाहिए, और उस पर नियंत्रण हम इसी तरीके से कर सकते हैं। तो समझ आया, हमारे यहाँ नियमित चुनाव क्यों होते हैं, ताकि देश में अगर ये 5 साल जो है पर्याप्त समय होता है, सरकार सत्ता में रहती है, तो हम भी उन पर नजर रख सकते हैं और हम उनके काम को परख सकते हैं। अगर सरकार काम सही तरीके से नहीं करती है, तो हमारे पास ये विकल्प है कि हम जब फिर से चुनाव हो तो हम उसकी दूसरी सरकार को ले आए। उसके बाद है कि भागीदारी के अन्य तरीके क्या हैं। ये तो हमने बात की कि वो चुनाव दे सकते हैं, वो और कुछ, वो चुनाव में खड़े हो सकते हैं वगैरह वगैरह। अब है कि इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। तो चुनाव जो है 5 वर्षों में एक बार हो गया, अच्छी बात है। अब उसके बाद क्या, नीति निर्णयों में लोगों में भाग लेने के और भी कई तरीके हैं। कैसे कैसे, उनकी आलोचना करना, सरकार के काम की आलोचना करना। तो जब जनता सरकार के काम की आलोचना करती है, तो कहीं ना कहीं ये माध्यम से, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो प्रेस हो, किसी ना किसी माध्यम तक ये बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं, और सरकार पर ये दबाव डाला जा सकता है कि भाई हम तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, इसका मतलब तुमने जो निर्णय लिया है वो सही नहीं है, वो जनता के हित में नहीं है, इसीलिए आप अपने निर्णय को या अपनी आपने जो नीति बनाई है इसमें आप बदलाव या सुधारात्मक आप कदम उठाएं। उसके बाद अब देखिए, इसका एग्जाम्पल उठाया, अगस्त 2005 में एक सरकार थी, एक स्टेट गवर्नमेंट ने बिजली का किराया बढ़ा दिया। अब बिजली का किराया बिल बढ़ा दिया, तो लोगों में ये गुस्सा हो गया कि भाई बिल क्यों बढ़ाया, हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है देने को। तो उन्होंने क्या किया, जुलूस निकाले और हस्ताक्षर अभियान चलाए। देखिए, आलोचना करना अलग है, यहाँ पर हस्ताक्षर, ये भी अहिंसात्मक तरीका है, जुलूस निकालना। संविधान में हमें ये आजादी दी गई है, हमें ये स्वतंत्रता दी गई है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से किसी बात के लिए आंदोलन कर सकते हैं। शर्त यही है कि वो शांतिपूर्ण होना चाहिए। हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए, लेकिन लोग नहीं माने। लोगों ने कहा कि नहीं, हमें तो बिजली का बिल आपने जो बढ़ाया इसको कम करो, हमारी तो डिमांड ये है, वरना हम आपको वोट ही नहीं देंगे। सरकार तो डर गई, और सरकार को इस दबाव में वो अपना जो निर्णय था वो बदलना पड़ा, और जो जो दाम बढ़े उसको वापस उन्होंने घटा दिया। यह है जनता की शक्ति। अगर जनता चाहे तो वो सरकार से अपनी मांगे मनवा सकती है, बशर्ते वो मांग जायज हो।
वो कानूनी अधिकार के दायरे में आती हो, तो सरकार ने अपना निर्णय बदल दिया, जो इससे अब जनता का फायदा हुआ और सरकार ने जनता की बात रखी। इसके अलावा ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को ये समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। अब इसमें क्या है, धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान, ये हमने बात कर ली। धरना देना, जैसे हमारे अन्ना हजारे साहब हैं, उन्होंने, अरविंद केजरीवाल साहब, इन्होंने अपनी टीम ने लोकपाल बिल के लिए धरना दिया था। शांतिपूर्ण धरना देना, भूख हड़ताल करना, ये सब शांतिपूर्ण तरीकों में आते हैं। तो हमारे पास ये अधिकार है कि हम सरकार को तानाशाही करने से रोकें और हम उनको जनता के हित में कार्य कराएं, देश के हित में हम उनको कार्य करने पर दबाव बनाकर रखें, उन पर अपनी पकड़ बनाकर रखें। इनके जरिए जो बातें गलत है और न्याय संगत नहीं है, उन्हें सामने लाया जा सकता है। न्याय संगत नहीं है, न्याय संगत का मतलब क्या होता है, जब आप किसी वर्ग के शोषण, किसी भी वर्ग, चाहे वो जनता हो चाहे कोई विशिष्ट वर्ग हो, उसका आप कहीं ना कहीं शोषण का माध्यम चुन ले, तो वो कहीं ना कहीं अन्याय हो जाता है या न्याय संगत नहीं होता। आप किसी के अधिकार को जब छीनते हैं तो वो अन्याय कहलाता है। फिर उसके बाद क्या है, अब ये कहा कैसे कैसे हो सकता है, सोशल मीडिया हमने बताया, जिसको अखबार, पत्रिकाएं, टेलीविजन भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, प्रेस या फिर इनको हम एक जो समाचार पत्रों का समूह है, उनको हम कहते हैं लोकतंत्र का चौथा पिलर। फोर्थ पिलर हम इसको संज्ञा देते हैं, इसको सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का मतलब मीडिया पूरा, एक्चुअल में आजकल की डेट में इसको सोशल मीडिया से जोड़ दिया गया है, लेकिन मीडिया की ताकत इतनी है कि हम उसको लोकतंत्र का चौथा पिलर बोलते हैं, फोर्थ पिलर या चौथा स्तंभ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम इसको, क्योंकि देखिए, सरकार और जनता ये आपस में कैसे बात करते हैं। जनता क्या कह रही है और जनता को कैसे पता चलेगा कि सरकार कर क्या रही है, कैसे पता चलेगा, ये मीडिया के थ्रू ही पता चलेगा। किसी अखबार से पता चलेगा, किसी न्यूज़पेपर से, किसी न्यूज़ चैनल से, कहीं आप पत्रिका से, किसी मैगजीन से, वहां से पता चलता है। तो सरकार जो है ये कहीं ना कहीं मीडिएटर की भूमिका निभाती है, वो सरकार की बातें जनता तक पहुंचाती है और जनता की मांगों को, जनता मांगे करती है, मीडिया इन मांगों को सरकार तक पहुंचाता है, सरकार इन मांगों की पूर्ति करती है, तो ये मीडिया जनता तक पहुंचाती है और साथ ही ये फीडबैक भी देती है। इस तरह ये चक्र चलता है। इस सरकार और जनता में जो है चीजों का आदान प्रदान कहाँ पर होता है, मीडिया के माध्यम से होता है। इसीलिए मीडिया को लोकतंत्र का फोर्थ पिलर या चौथा स्तंभ कहा जाता है। फिर है, जहां ये सच है कि लोकतंत्र लोगों की भागीदारी का मौका देता है, वहां यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता, क्योंकि कुछ जरूरी नहीं है कि सभी लोग अपने वोट का, पहली बात तो, फायदा उठा सके। ठीक है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका वोट, भाई जो जीता है वोट तो उसी का मायने रखा ना, लेकिन जिनका प्रतिनिधि हार गया उनको तो ये मौका ही नहीं मिला, और सभी वर्गों को ये मौका नहीं मिलता। इसके लिए हमने उदाहरण देखा कि दक्षिण अफ्रीका में पहले अश्वेत जो थे उनको वोटिंग राइट नहीं था। तो ये क्या है, ये उसका निचोड़ है। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका ये भी है कि वो आंदोलन करें और सरकार उसको काम करने के लिए तौर तरीके को चुनौती दे। अब कैसे देगी, यही बात है। शांतिपूर्ण आंदोलन करके जनता सरकार को उसका काम करने में तौर तरीके अगर जनता को पसंद नहीं आते हैं, तो जनता उसको चुनौती दे सकती है कि हमें आपका काम करने का तरीका पसंद नहीं है, इसीलिए हम सड़कों पर उतरें। इसीलिए अब जब इनको, अब ये क्यों उतरेंगे आंदोलन में, वो इसलिए उतरेंगे क्योंकि कई वर्ग, जरूरी नहीं है कि सरकार कोई भी नीति निर्णय ले वो सबके हित में हो, कोई ना कोई समाज के ऐसे वर्ग होंगे जिनके लिए वो अहितकारी होंगे। तो इसलिए जिनके लिए अहितकारी होंगे
और इन केस अगर वो समाज का थोड़ा सा निम्न कोटि का मतलब ऐसा नहीं है कि उसको और कोई संज्ञा दी जाए। निम्न कोटि का मतलब वो अन्यायग्रस्त समूह है अगर, तो जिसके साथ मतलब अन्याय हो रहा है या उसको सबसे ज्यादा दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं सरकार के नीति निर्णय के, तो क्या करेंगे कि वो वर्ग जिनके लिए यह नीति निर्णय अहितकारी है वो आंदोलन करेंगे। और ये आंदोलन जब रोड पे आ जाएगा तो सरकार को क्या घर में बैठे या संसद में बैठे थोड़ी पता चलेगा, उनको कैसे पता चलेगा? यही मीडिया के थ्रू। मीडिया उनको कवरेज देगी कि सड़कों पर जनता उतर गई है और आंदोलन कर रही है। क्यों कर रही है? सरकार ने ये निर्णय लिया है इसलिए जनता सड़कों पर उतर गई है। तो सरकार को ये चुनौती दी गई, हमने आंदोलन किया। अभी रिसेंटली कृषि बिल पर पिछले एक महीने से लगभग एक महीने से आंदोलन कहीं ना कहीं चल रहा है। जो किसान वर्ग जिसको लगता है कि भाई कृषि बिल आया है और उसमें कहीं ना कहीं खामियां हैं, अगर आप उन खामियों को सुधार दीजिए, तो ये क्या है? ये जनता की शक्ति है, उसके पास ये अधिकार है कि वो सरकार से ये डिमांड करे, ये मांग करे कि आपने जो नीति निर्णय बनाया या तो आप उसको वापस लीजिए या आप उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए, उसमें सुधार लाइए और फिर उसको लागू कीजिए। अब इसीलिए उसको चुनौती दी जाती है सरकार के निर्णयों को, और सरकार को जनता के दबाव में आकर जिस वर्ग को पीड़ित है उस वर्ग को उसको बात करके उसकी समझाइश होगी, बातें होंगी, नेगोशिएशन होगा और उसके बाद सरकार अपनी उनकी जनता की मांगों को पूरा करेगी। पहली बात। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीति निर्णय जो है वो ऐसे ही जाहिर होंगे। हमने एक बात कही थी कि भाई यहाँ पर रोड पे उतर गए, उन्होंने आंदोलन कर दिया, ठीक है, ये तो कब की बात है? जब उनको नीति निर्णय पसंद नहीं आए। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि नीति नियम अच्छे बने लेकिन उनका क्रियान्वयन या पालन सही से नहीं हो रहा। जनता को उस वक्त भी ये अधिकार होता है कि वो अपनी बात सरकार तक पहुंचाए, किसी भी माध्यम से, किसी भी शांतिपूर्ण माध्यम से वो सरकार तक ये बात पहुंचाए कि आपने ये नीति नियम तो बना दिए, ये अच्छे हैं लेकिन इनका पालन नहीं हो रहा है। तो आप क्या करेंगे? या तो उसको सरकार तक आप बात पहुंचाए या फिर आप न्यायालय में जाए और न्यायालय में ये दावा करे कि भाई ये नीति नियम सरकार ने बनाया है लेकिन इनका फॉलो अप नहीं हो रहा है, इनका पालन नहीं हो रहा है। तो न्यायालय जो है वो सरकार को ये आदेश देगा कि आपने नीति नियम बनाए हैं उसका पालन हो, वरना आपके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। क्योंकि हमारे यहाँ पर न्यायपालिका भी स्वतंत्र है। देखिए, मैं अलग बातें आपको बीच बीच में कई बार मैं थोड़ी सी उच्च स्तरीय बात बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया मेरा एनसीईआरटी पढ़ाने का औचित्य ये है कि सारे लोग, जरूरी नहीं है कि जो पढ़ने वाले हैं, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो आर्ट्स बैकग्राउंड के हों। तो मेरा मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि हर वर्ग का, हर स्ट्रीम का बच्चा या स्टूडेंट इन चीज़ों को समझे। क्योंकि ये आज अगर आपका आधार ही कमज़ोर है, आपकी अवधारणात्मक बौद्ध स्तर ही कमज़ोर है, तो आप बड़ी बातें नहीं समझ पाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं बीच बीच में आपको कई सारे ऐसे डोजेस देती जाती हूँ। कभी मैंने बताया कि सरकार कैसे काम करती है तो उसके मैंने सरकार के अंग बताना चालू कर दिए। अभी मैं बता रही हूँ कि न्यायपालिका की जब हम बात कर रहे हैं तो न्यायपालिका स्वतंत्र है हमारे यहाँ पर, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं है कि मैं इनको आगे डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन यहाँ पर भी आपको चीजें छोटी छोटी ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है? तो आप इन आधारभूत चीजों के साथ साथ जो मैं स्पेशल कुछ कोड बोलती हूँ आप उसको जहन में रखिएगा। तो हमारे यहाँ पर जो इंडिया में है वहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब क्या है? संसद बिना किसी कानूनी अधिकार के उसमें अपनी न्यायपालिका में जो है वो दखल अंदाजी नहीं कर सकती। ना तो न्यायपालिका लोकसभा के या राज्यसभा के काम में दखल अंदाजी कर सकती है, ना ही लोकसभा राज्यसभा न्यायपालिका के काम में दखल अंदाजी कर सकती है। सरकार के तीनों अंग, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तीनों अपने अपने कामों में स्वतंत्र हैं। न्यायपालिका का ये काम है कि सरकार ने जो नीति नियम बनाए हैं उनका क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है इसका वो ध्यान रखे, और जहां पर जरूरत हो वो जनता की बात सुने और जनता का न्याय वो सुनिश्चित करे। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों, महिला और अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलन के जरिए ही हो पाती है। हमने कल एक पढ़ा था सफरेज मूवमेंट, हमने बात की थी सफरेज मूवमेंट की या महिला मताधिकार की। इसका मतलब क्या है, महिलाएं भी समाज का पुरुषों के बराबर का अंग है समाज में। तो महिलाओं को भी ये अधिकार है कि महिला वर्ग को भी कि भाई उनके अकॉर्डिंग अगर कोई बात नहीं कही गई है तो वो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करके सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकती है, और इसी से उनकी भागीदारी सुनिश्चित होती है कि वो अपनी सरकार के नीति निर्णयों पर या तो आप उनको अच्छा कहिए और प्रशंसा कीजिए या आप उनकी निंदा आलोचना कर सकते हैं, ये आपके पास अधिकार है। आगे चलते हैं। अब ये बात हमने की कि भाई कैसे कैसे वहां पर भागीदारी के तरीके हैं कि लोकतंत्र में भागीदारी होती है, भागीदारी होती कैसे कैसे है, ये हमने बात की। अलग अलग उसके स्टेप बाय स्टेप हैं या फिर कह लें अलग अलग तरीके हैं भागीदारी के। अब हम बात करेंगे कि लोकतंत्र में विवाद कैसे कैसे विवाद उठते हैं और उनका समाधान, उनका रिजोल्यूशन कैसे होता है। तो चलिए हम बात करते हैं विवाद, डिस्प्यूट तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते। सही बात है। जरूरी नहीं है कि जो भी सरकार ने नीति नियम बनाया है ये सबके लिए हितकारी हो। कोई ना कोई समाज का ऐसा दबा कुचला वर्ग होगा जिसके लिए यह अहितकारी होगा, चाहे वो कोई भी नियम हो। समाज का कोई ना कोई, आप जरूरी नहीं है कि सरकार जो नीति नियम बनाए उससे सभी संतुष्ट हो जाए। कोशिश यही रखनी चाहिए कि सभी संतुष्ट हो, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता कई बार। इसी और ये विवाद, जब आप संतुष्ट नहीं हो पाए सरकार के किसी भी नीति नियम से या विधि से, उन्होंने जो सरकार ने जो विधि बनाई है, अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, अगर आप संतुष्ट नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप भी रोड पर उतरेंगे, आप भी आंदोलन करेंगे, आप भी फेसबुक पर पोस्ट लिखेंगे कि हमने भाई सरकार की ये बात है, हमको ये पसंद नहीं आई है, ये आपको अधिकार है। तो यहाँ पर भी यही होता है कि जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते। भाई इतना बड़ा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विविधता आई है, पहले से मौजूद है। विविधता होना अच्छी बात है, लेकिन विविधता में जब एक वर्ग, सारे वर्ग एक दूसरे से सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं, एक दूसरे को अपनाने में असमर्थ रहते हैं, जब जब ये असमर्थ रहेंगे तब तब विवाद उठेगा। ये लोकतंत्र की अच्छाई भी है और बुराई भी है। ये लोकतंत्र में विविधता देखने को मिल रही है, हमने सबको अधिकार दिए हैं, लेकिन जब इतनी विविधता है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा वर्ग होगा जो खुद को अच्छा समझेगा, कोई ऐसा होगा जो खुद को निम्न समझेगा, और वहां से भेदभाव शुरू हो जाएगा, और भेदभाव होगा तो विवाद का कारण बनेगा। इस तरह ये एक, देखिए ये सारी चीजें मैं जोड़ती जा रही हूँ, तो आपको भी ये चीजें ध्यान रखनी है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ ये कैसे जोड़ते जानी है, कि तिनका तिनका हमको जोड़कर पूरा आशियाना बनाना है। ठीक, ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। कई बार क्या होता है, देखिए संविधान में भी लिखा हुआ है और ये इंसानियत का तरीका भी है कि आप कोई भी आंदोलन जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से करें, आप अपनी बातें रखें, लेकिन एक अच्छे व्यक्ति, एक अच्छे नागरिक की तरह आप उस बात को सरकार तक कैसे पहुंचाएंगे? शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से आपको पहुंचाएंगे। लेकिन कई बार समाज में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि वो अहिंसात्मक स्थिति भी कुछ कारणवश हिंसा में बदल जाती है, और लोग सड़कों पर जो उतरे होते हैं प्रदर्शनकारी, वो फिर क्या करते हैं? बसों की तोड़फोड़ कर रहे हैं, जला रहे हैं और किसी को मार पीट रहे हैं। ये क्या है? ये हिंसा है। तो जब ये जनता का कोई भी ऐसा वर्ग होगा जो इतना असंतुष्ट है कि भाई उसको, और उसको यूं लगता है कि सरकार को हमारी शांतिपूर्ण बात समझ में ही नहीं आ रही, तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ होता है कि वो हिंसा में बदल जाता है।
और जिससे अब होता क्या है, जो हिंसा करते हैं उनके लिए तो वो पता ना कौन से आवेश में रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती, बाकी लोगों के लिए क्रिएट हो जाती है। कई ज्यादातर ज्यादातर अमूमन ऐसा ही होता है कि जब हिंसा होती है तो मासूम या निरीह जो इंसान है उसी की बल्ली लगती है। अन्याय जो है उसका शायद कम कुछ बिगड़ता है, और मासूम निरीह लोग जो जनता है वो अपनी जान माल की असुरक्षा से ग्रसित हो जाते हैं। और इसीलिए जब इतनी असुरक्षा की भावना आ गई और भय बैठ गया, तो फिर सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि बात इतनी बिगड़ गई है तो उसका ये दायित्व बनता है कि उस बात को सॉल्व करे और जनता को संतुष्ट करे कि हाँ, हम तुम्हारे लिए ही काम कर रहे हैं, ना कि तानाशाहों की तरह वो काम करे और देश को अपना समझे। ठीक, तो इस तरह भेदभाव जो है, जो सबसे बड़ा दुश्मन है समाज का। आगे चलते हैं। धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण बनते हैं। अब उदाहरण क्या है, उदाहरण के लिए धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले, यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है। मान लेते हैं कि अगर सरकार से आपने परमिशन ली है कि भाई हमको अपने जो भी हमारा त्योहार है हमें इसके लिए जुलूस निकालना है, आपको सरकार ने कहा है कि आप इस रास्ते से निकालेंगे जुलूस और शांतिपूर्ण वे में होगा, शांतिपूर्ण रहना चाहिए जुलूस। लेकिन कुछ ऐसे समाज के असामाजिक तत्व होंगे, ये पक्का है, असामाजिक तत्व होंगे। वो असामाजिक तत्व क्या करते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं, और वो रास्ता अपने हिसाब से जब लेते हैं तो ये आशंका रहती है कि वहां के जो लोग हैं उनको ये बात पसंद ना आए। जब पसंद नहीं आएगा तो ये बातें जो है विवाद का कारण बन जाएगी। वो ऑब्जेक्शन करेंगे और इनको रहेगा कि हमें यहाँ से निकालने दो, और इस तरह बात बिगड़ जाती है। एक छोटी सी बात थी कि धार्मिक जुलूस या कोई भी किसी भी तरह का उत्सव है या यात्रा है, तो आपका ये फर्ज बनता है, आप बिना किसी दूसरे समूह को की भावनाओं को ठेस पहुंचाए, बिना उनको ठेस पहुंचाए आप अपना जुलूस निकालें। और दूसरे समूह का भी ये दायित्व होता है कि भाई वो उसको जुलूस निकालने दे। लेकिन लोग जो हैं असामाजिक तत्व हैं, वो इस वेट करते हैं कि कब वो इन चीजों को गलत तरीके में या गलत चीजों में बदलें और समाज में भय बैठे। तो ये चीज, ये भी विवाद का कारण बन गया। अब क्या करेंगे, जब लोग उत्तेजित हो गए और पत्थर फेंकने लग गए, जिनको पसंद नहीं आएगा वो पत्थर फेंकेगा कि भाई हमारे यहाँ से मत निकालो, जुलूस हमें नहीं चाहिए, और उनका ईगो रहता है कि नहीं हमें तो यहीं से निकालनी है। तो इस तरह ये जो विवाद उत्पन्न हुआ है, एक छोटी सी बात थी, एक यात्रा की, और उसमें आपने इतना इतना बड़ा हिंसात्मक कदम उठा लिया। तो इसमें क्या होता है कि अब यहाँ पर सरकार क्या करे, सरकार ने इस जगह पर कुछ नहीं किया था, ये जनता आपस में अगर ऐसा कर रही है तो उसमें क्या होगा, पुलिस पुलिस ये भी सरकार के अंडर में, सरकार का ये एक हिस्सा मान सकते हैं इसको, क्योंकि ये पुलिस क्या करती है, यहाँ पर हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और पुलिस की ये जिम्मेदारी, ये दायित्व बनता है, उसकी सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति न हो और हिंसा न भड़के। अब देखिए इसमें भी दो चीज होती है। कई बार पुलिस, आप कभी भी नोटिस कर लीजिएगा, जब भी किसी तरह का यात्रा या आयोजन या मेले होंगे, वहां पर पुलिस की चौकस व्यवस्था होगी, निगरानी रहती है चारों तरफ। वजह यही है क्योंकि पुलिस ये मान के चलती है, ये कहीं ना कहीं आशंका लेके चलती है कि कहीं स्थितियां हाथ से ना निकल जाए, कहीं शांतिपूर्ण जो चीजें हैं वो हिंसा में ना बदल जाए। तो वो पहले से अपनी निगरानी व्यवस्था पुख्ता करके चलती है, फिर भी वो हिंसा हो जाती है मान लेते हैं। तो पुलिस क्या करती है, उस हिंसा को रोकती भी है और उन दोनों पक्षों को बैठाकर आपस में बात कराएगी कि भाई तुम्हारा मैटर क्या है, तुम इसको बैठ के सॉल्व करो, ताकि उस विवाद जो वहां पर खड़ा हुआ है वो उसको सॉल्व कर सके। भारतीय संविधान में बुनियादी नियम और कानून दिए गए हैं। ये कानून सरकार और लोगों के लिए है, सबको इनको मानना पड़ता है और विवादों का समाधान इन्हीं कानूनों के आधार पर होता है। यहाँ पर मैं आपको फिर से कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगी। यहाँ लिखा है संविधान में बुनियादी नियम और कानून दिए गए हैं। देखिए हमारे संविधान में बहुत सारे मूल अधिकार हमें दिए गए हैं, 6 तरीके के मुख्यतः वो हैं, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है,
अवसर की समानता है नौकरियों में। फिर उसके बाद और भी ऐसे ऐसे हैं जो अभी हम बात नहीं करेंगे। एक आता है धार्मिक स्वतंत्रता का भी उसको अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है, बहुत सारे हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता भी उनमें से एक है कि आपको अपना धर्म मानने, उसकी उपासना करने और अपनी मान्यताओं को बनाए रखने की आपको आज़ादी है। आपको स्वतंत्रता है कि आप जो मन में आए करें, लेकिन इन पे कुछ निर्बंधन भी लगाए गए हैं। निर्बंधन का मतलब भी बंधन ही होता है। इन पे कुछ प्रोहिबिशन लगाए गए हैं ताकि देश की एकता अखंडता जो है वो उस पर आंच ना आए। एकता अखंडता, जितने भी प्रतिबंध लगे हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं से जुड़े हैं, देश की एकता और अखंडता से। और अब देखिए, अपने एक एक स्टोरी सुनाती हूँ यहाँ पर। एक कोई पार्क में एक आदमी घूम रहा था और वो और उसके पीछे एक आदमी और था। अब वो दोनों आदमी चल रहे थे, पता नहीं आगे वाले को क्या सूझी, वो छड़ी हिलाते हुए चल रहा था। वो छड़ी हिलाते हुए चल रहा था तो वो छड़ी जो है जाकर उसके दूसरे जो उसके व्यक्ति उसके पीछे चल रहा था उसके मुंह पे लग गई। तो ये बात उनमें हाथापाई हो गई कि ध्यान से नहीं चलते। वो कहेगा, अब पहला व्यक्ति बोले कि मुझे स्वतंत्रता है पार्क में घूमने की और मैं अपनी छड़ी है, मेरे को कहीं भी घुमाऊं, मैं तो आज़ाद हूँ, मैं जो चाहूँ वो करूँगा। दूसरा बोले, भाई मुझे भी तो आज़ादी है घूमने की, तो मेरी स्वतंत्रता का क्या? बोले, वो मुझे पता नहीं भाई, मेरी छड़ी है, मैं घुमा सकता हूँ, मुझे ये बताया गया है। ये बात गई। अब उस वक्त गांव में न्याय पंचायत होती थी, तो ये सरपंच के पास ये बात गई। सरपंच ने दोनों पक्षों की बात सुनी और बड़ा अच्छा उसने निर्णय दिया और उसने जिसको जो छड़ी घुमा रहा था उस व्यक्ति को उसने दंड दिया। दंड देने का प्रावधान उसने निर्णय दिया। अब पहला व्यक्ति पूछे कि ऐसा क्यों है? एक तरफ तो आप कहते हो कि हमें अधिकार है, हम स्वतंत्र हैं, हम जो मर्जी आएंगे करेंगे, तो फिर ये दंड की भागीदारी क्यों दी जा रही है मुझे? तो उसने जवाब दिया सरपंच ने कि आपकी स्वतंत्रता वहां खत्म हो जाती है जहां दूसरे की स्वतंत्रता शुरू होती है। तो देखिए, ये स्टोरी बहुत पुरानी है लेकिन ये बात बहुत गहरी है कि आपकी स्वतंत्रता, आप कुछ भी करने के लिए बेशक आप स्वतंत्र हैं, आप आज़ाद हैं, लेकिन आपकी स्वतंत्रता वहां ख़त्म हो जाती है जहां दूसरे की शुरू होती है। इसका मतलब आप छड़ी चला तो सकते हैं, लेकिन अगर वो दूसरे के मुंह पे जाके लगी है तो आप दंड के भागीदार हैं। ठीक? तो इस तरह से संविधान में कुछ बुनियादी नियम और कानून बनाए गए हैं जिससे जो सरकार पर भी लागू होते हैं और जो जनता पर भी लागू होते हैं। ये संविधान ही है जिसने कहीं ना कहीं राज्य में वैधानिकता ला रखी है ताकि राज्य का जो माहौल है वो अराजकता में ना बदल जाए, असंवैधानिक उसमें तरीके ना अपनाए जाए। और सब जितने भी कानून दिए गए हैं उनको सरकार हो या जनता हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी छोटा आदमी हो, कोई भी लिंग हो, उन सब को बराबर तौर पर उन नीति नियमों को जो संविधान में कानून दिए गए हैं उनको मानना ही पड़ेगा, वो बाध्य है। जब तक कोई भी राज्य एक तरह की कानून व्यवस्था में नहीं बंधा होता वो राज्य नहीं कहलाया जा सकता सही मायने में। इसीलिए आपका ये दायित्व है कि सरकार और जनता दोनों उन कानूनों का पालन करें। ठीक। अब एक और बात, जब इतना बड़ा देश है तो नदियां भी कई बार विवाद का कारण बन सकती है। कुछ नदियां एक से अधिक राज्यों से होकर बहती है। जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच में नदी के पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है। कोई भी एक गांव है, इधर यहाँ नदी बह रही, इधर एक और गांव है। अब ये कहे कि ये नदी मेरी है, मैं इसमें पानी लूंगा, मैं इसका पानी गंदा भी करूंगा, और ये कहे पानी गंदा मत करो, हम तो पीने के लिए, तो हमारे लिए भी तो ये नदी है। अब ये नदी किसकी? ये विवाद का कारण तो बनेगा ना। तो इसके लिए क्या होगा कि इसमें भी एक, अब जो है इसमें उदाहरण आगे दिया है कर्नाटक और तमिलनाडु का, वो भी बताएंगे। तो अब ये जो है मामला जो है कि भाई वो नदी किसकी, कौन उसका यूज करेगा पानी का, तो अब ये भी तो विवाद का कारण है। दो राज्य आपस में ही बहस कर रहे हैं किस बात को लेकर, दो राज्य, दो जिले, कि भाई हमारी तो नदी तो हमारी है, वो कहे हमारी है।
तो पानी पर ये एकाधिकार कैसे हो सकता है? इस केस में क्या होता है कि फिर बात जाती है न्यायालय तक या किसी अधिकरण तक, ट्रिब्यूनल तक, और वो ट्रिब्यूनल या न्यायालय जो है वो इस मैटर को, इस मामले को वो सुलझाता है। ऐसा ही उदाहरण दिया हुआ है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहा विवाद। यहाँ पर क्या कर्नाटक और यहाँ नीचे है दोनों, यहाँ कर्नाटक और तमिलनाडु है, तो उन दोनों में क्या एक कृष्णा राज सागर बांध है यहाँ पर, ठीक, कावेरी नदी पर कृष्णा राजा सागर बांध है। तो यहाँ पर जितने, जब यहाँ पर जो डैम बना हुआ है, जो बांध बना हुआ है, इसका पानी सिंचाई में काम लेता है, लेकिन इधर से कर्नाटक के भी काम आता है और तमिलनाडु के भी। और वैसे ही तमिलनाडु के पास जो है वो मैटूर बांध में भरा हुआ जो पानी है उसका डेल्टा क्षेत्र में से सिंचाई होती है। ये पूरा इन्होंने पूरा उदाहरण दिया है कि भाई कर्नाटक में कृष्णा राजा सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई का काम करता है और इस पानी से बेंगलुरु शहर की जरूरतें भी पूरी होती है। और तमिलनाडु का मैटूर बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। अब दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं, कावेरी नदी पर है दोनों बांध, कृष्णा राज सागर भी और मैटूर बांध भी। तो अब कावेरी पर जो ये कृष्णा राज सागर बांध बना है ये ऊपर है, नदी ऐसे आ रही नीचे, यहां बना है कृष्णा राज सागर बांध, यहाँ है कर्नाटक, अब ये इसके काम आ रहा है। और मैटूर बांध बना है यहाँ पर तमिलनाडु पे, इसकी नीचे ढलाई है यहाँ पर, वहां बना है मैटूर बांध। तो अब मैटूर बांध में पानी तभी तो भरेगा जब ये बांध खोलेगा, वरना तो इस नदी का पानी यहीं रह जाएगा और तमिलनाडु नहीं, कर्नाटक के काम आएगा, तमिलनाडु को क्या मिलेगा? तो फिर ये बहस शुरू हो गई कि भाई ये जो है ये डैम खोलो, यहाँ से पानी छोड़ो ताकि हमारे यहाँ पर जो है जरूरत पूरी हो सके। तमिलनाडु को, राज्य को बोला, क्योंकि तमिलनाडु के यहाँ पर उनको पूरा पानी, पीने का भी पानी नहीं मिल रहा था, तो बोले कि आप यहाँ से डैम खोलो ताकि हमें पानी मिले। लेकिन कर्नाटक ने क्या किया, माना नहीं। ये विवाद पहुंचा जब दो राज्यों के बीच, देखिए फिर सुनिएगा, दो राज्यों के बीच जब ऐसा कोई विवाद होता है तो इसका समाधान कौन करता है? सरकार करेगी, राष्ट्रीय सरकार, राष्ट्रीय सरकार। और उसमें आता है न्यायालय, न्यायालय कौन सा? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। जब दो राज्यों के बीच, एक राज्य इधर है एक राज्य इधर है, इसमें एक और स्थिति भी हो सकती है, एक तरफ एक राज्य है और दूसरी तरफ कई राज्य हैं, एक से अधिक राज्य, दूसरी स्थिति। तीसरी स्थिति, इधर भी कई राज्य, कुछ राज्य हैं, इधर भी और दूसरी तरफ भी कुछ राज्य हैं। ऐसी कोई भी स्थिति होगी तो इसका जो निपटारा है वो केंद्र सरकार करेगी, किसके? उच्चतम न्यायालय के माध्यम से। और सरकार फिर आदेश, इस मामले में जब कावेरी नदी का मामला हुआ कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच, तो फिर सरकार को दखल अंदाजी करनी पड़ी और सरकार ने ये कहा कि ऐसा, ये जो कावेरी नदी है इसका पानी जो है दोनों राज्यों में 50-50% का अधिकार रखते हैं। तब जाकर ये मामला सॉल्व हुआ। तो इस तरह नदियां, लोकतंत्र जब बड़ा है तो नदियां भी विवाद का कारण बन सकती है। और भारत में कितने ही राज्यों में ऐसे आपस में नदी विवाद चल रहा है। तो नदी विवाद को सुलझाने के लिए अभी क्या किया गया है भाई, एक अधिकरण स्थापित किया गया है थोड़े टाइम पहले। वो अधिकरण क्या करता है, राज्यों के बीच जो डैम का, ये बांध का या पानी का या नदी परियोजना से जुड़ा हुआ कोई भी मैटर आता है, कोई भी मामला आता है, तो उसको वो क्या करता है, एक विवाद निपटान समिति बनाता है। और वो विवाद निपटान जो समिति है वो क्या करेगी, उन राज्यों के बीच निर्णय देगी कि किसका पानी का जो भी मैटर, चाहे इनका नदी का कोई भी मैटर है ना, नदी, झील, कोई भी, तो वो यहाँ पर निर्णय देगी समिति। और ये जो निर्णय है वो सुप्रीम कोर्ट के जितना ही मान्य होगा, उच्चतम न्यायालय के जितना ही मान्य होगा। अर्थात सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती नहीं दी जा सकती। तो इसका सरकार ने, राष्ट्रीय सरकार ने, केंद्र सरकार ने, ये नदी का जो मामले चल रहे हैं बहुत सारे राज्यों के बीच आपस में है, नदी परियोजनाओं को लेकर
विवाद चलते रहते हैं आए दिन। तो उसके लिए सरकार ने फाइनली ये स्टेप उठाया, एक अधिकरण बनाया, और उस अधिकरण में जब जब कोई मामला आता है तो विवाद निपटान समिति बनाएगी, और वो विवाद निपटान समिति राज्यों के बीच हुए मामले को उसको सॉल्व करेगी और उस निर्णय को लागू करवाने का वो शक्ति रखेगी। आगे चलते हैं, समानता और न्याय। देखिए समानता और न्याय क्या है। ये समानता और न्याय लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से है उसका न्याय और समानता के प्रति वचनबद्ध होना। न्याय और समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। समानता, समानता की हम बात करते हैं कि किसी भी वर्ग का व्यक्ति, दो वर्ग कोई भी आपस में हो तो क्या वो अगर एक ही जैसी व्यवस्था उनके लिए हो, दोनों बराबर महत्व रखें, तो समानता है। अब समानता से ही न्याय आता है। मान लेते हैं दो व्यक्ति हैं या दो वर्ग हैं, कैसा भी आप मान लीजिए, हम वोटिंग राइट को भी इससे जोड़ के देखते हैं। अगर हम ये कहें कि एक व्यक्ति को तो एक ही वोट दे सकता है, लेकिन दूसरा जो व्यक्ति है वो यहाँ पर क्या 4 वोट दे सकता है, तो ये बताइए समानता होगी या असमानता? असमानता हुई। और असमानता तो कैसे भी आ सकती है। अब ये असमानता हुई तो यह समानता नहीं है, और समानता ही नहीं है तो न्याय कैसे कह सकते हैं इसको? न्याय होने पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। इसलिए जब समानता आएगी तभी न्याय आ सकता है। अब इसका दूसरा पहलू कि समानता आ गई, लेकिन इसको ऐसा आज जो चल रहा है कि भाई गरीबों को अच्छे बहुत ज्यादा योजनाओं का लाभ मिल रहा है, अमीरों को तो नहीं मिल रहा, तो ये तो व्यक्ति व्यक्ति में असमानता हुई ना। देखिए इसमें मैं छोटा सा एक आपको यहाँ से लीक से हटकर एक चीज बता रही हूँ। अब हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, एक अनुच्छेद है 14, उसमें 2 चीजें कही गई हैं। विधि के समक्ष समानता, समानता, और यहाँ कहा गया विधि के समक्ष समान संरक्षण। संरक्षण इसको बोलते हैं। ये 2 बातें आर्टिकल 14 मूल अधिकारों में ये कही गई है। ठीक है, इसमें क्या किया, इसमें कहा गया है कि विधि के समक्ष, विधि के सामने सभी समान होंगे, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो कोई आम व्यक्ति हो। वो दोनों अगर उन्होंने कोई ऐसा अपराध, जघन्य अपराध किया है तो इसके लिए भी वही सजा होगी जो इसके लिए होगी। ये तो हुई पहली बात। इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता आप समाज के किस वर्ग या किस तबके से आते हैं, वहां पर आप विधि के सामने सभी लोग समान हैं, पहली बात। दूसरी बात कहता है कि विधि के समक्ष समान संरक्षण। संरक्षण का क्या मतलब है? देखिए समाज जो है वो अलग अलग वर्गों में बटा है। कहीं ना कहीं एक वर्ग ऐसा, कुछ वर्ग ऐसे होंगे समाज के जो खुद को शोषित वर्ग कहेंगे। उनको लगता है कि, या सच भी है कि उनकी स्थिति दूसरों से निम्नतर है। कई ऐसे लोग भी हैं जिनकी सामान्य जरूरतें भी पूरी नहीं हो सकती है। तो इस केस में क्या होगा कि हमारे यहाँ पर सकारात्मक भेदभाव, सकारात्मक भेदभाव, सकारात्मक भेदभाव का मतलब क्या है? सकारात्मक भेदभाव का ये है अर्थ कि अगर कोई समाज के दो विभिन्न, किसी भी वर्ग, 2 विभिन्न वर्गों के बीच, एक उच्च वर्ग है एक निम्न वर्ग है, और उनके बीच में कोई मैटर होता है तो न्यायालय ये कोशिश करता है, संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि आप निम्न वर्ग जो शोषित वर्ग है उसके अधिकारों का पहले ध्यान रखें। उदाहरण, मैंने आपको डॉक्टर अंबेडकर की स्टोरी सुनाई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, अछूत, ये जो स्वतंत्रता से पहले ये धारणा थी, इसके लिए बहुत लड़ाइयां लड़ी। वो
स्वतंत्रता से पहले दलित वर्ग जो है उनको सामान्य वर्ग के साथ बैठना भी दूभर था। खाना पीना बात करना तो बड़ी बात है, उनके लिए पानी भी अलग होता था, उनको सामान्य नदी से पानी नहीं लेने दिया जाता था। यहाँ तक कि वो शोषित वर्ग गांव से मीलों दूर को पैदल जाना पड़ता था सर पर घड़े रखकर, किस लिए? ताकि उनको पीने का 2 घूंट पानी मिल सके। तो यहाँ पर जब संसाधन है, जब शहर में, राज्य में, जिले में नदी है, लेकिन चूंकि वो दलित वर्ग है इसलिए वो उस पानी का उपयोग नहीं कर सकता। तो ये जब ये असमानता हुई, और असमानता जब आएगी तो ये अन्याय की स्थिति होगी। ये उस वर्ग के साथ न्याय नहीं है, वो भी मनुष्य है, वो भी प्राणी है, वो दूसरे प्राणी के बराबर महत्व रखता है, समाज में उसका भी वही भागीदारी है जो किसी दूसरे व्यक्ति या वर्ग की है। तो ये बताया गया असमानता कहाँ कहाँ थी? अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर आप कानून रोक लगा दी गई है। अस्पृश्यता जिसकी हमने बात की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत लड़ाइयां लड़ी, इतने एजुकेटेड पर्सन, हाईली एजुकेटेड पर्सन वो थे, फिर भी उनके साथ भेदभाव हुआ था। तो फिर इसलिए हमारे संविधान में जब हमने भारत आजाद हुआ और संविधान बनाया, हमने इन छोटी छोटी बातों को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया, गंभीर तौर पर हमने इसको लिया, और हमने उस अस्पृश्यता को हटाने के लिए क्या किए? मौलिक अधिकारों में एक अधिकार जोड़ा, 17 आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17, और उसमें कहा गया अस्पृश्यता का उन्मूलन। अब अगर किसी को हम अछूत कहना गलत है, दलित वर्ग जो है वो किसी भी अन्य वर्ग के बराबर उसको अधिकार है, क्योंकि वो भी समाज का उतना ही महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए हमने अस्पृश्यता का अंत कहाँ किया? आर्टिकल 17 के तहत। आप इसको याद रखिएगा, संविधान के मौलिक अधिकार के अंदर आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 के हिसाब से के अधीन के में वे प्रावधान है 17 में कि अस्पृश्यता का अंत हो, सभी लोग, सभी नागरिक बराबर होंगे, सभी को शैक्षणिक योग्यता के अनुसार नौकरियों में उनको, रोजगार में उनको समानता दी जाएगी। दूसरा वर्ग है कि भाई यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी सुविधाओं से जो पहले वंचित था दलित वर्ग, उन सबको अब ये मिल गया। मैंने आपको बताया था ना स्टोरी के, भी पानी भी नहीं पीने दिया जाता, मंदिर में भी नहीं घुसने दिया जाता था। तो अब ये चीजें यहाँ पर संविधान बनने के साथ ये सुधर गई, काफी हद तक सुधर गई। ये तो नहीं कहा जा सकता कि पूरी आज भी सुधर चुकी हैं, आज भी स्थितियां कई जगह शोचनीय हैं, लेकिन फिर भी बड़े बड़े तौर पर यहाँ पर सॉल्यूशन हमने कर दिया। उसके बाद एक देखिए महिला वर्ग भी है जो कहीं ना कहीं खुद को दलित वर्ग में गिनता है या शोषित वर्ग में गिनता है। तो वो भी कहने का मतलब यही है कि उनके साथ भी समानता नहीं होती। तो हमारे संविधान में ये भी प्रावधान किया गया है कि महिला और बच्चों की देखरेख करेगी, और महिलाओं को रोजगार पाने का उतना ही अधिकार है जितना कि किसी और पुरुष वर्ग को है। तो इस तरह समाज के जो भी शोषित वर्ग हैं उनके साथ अगर असमानता हो रही है तो न्याय नहीं होगा। जब तक सही मायने में समानता नहीं आ जाएगी तो हम न्याय की स्थापना नहीं कर सकते। अगर कोई समाज का शोषित वर्ग है तो हमारे देश में संविधान के अनुसार ये दायित्व बनता है कि हम उस व्यक्ति को थोड़ा सा सकारात्मक भेदभाव उसके साथ करें और उसको थोड़ी सी बराबर लाने के लिए उसको अधिकार दिया जाए। अब यहाँ पर मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगी, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मुद्दा चलता है वो आरक्षण का मुद्दा है। ये जो सकारात्मक भेदभाव हमने कहा है वो आरक्षण ही है। हमने कहा कि दलितों को काफी 200 साल उन्होंने दंश झेला है, किसका? सिर्फ दलित होने का। तो फिर क्या किया गया? इनको संविधान में इसीलिए आरक्षण का प्रावधान किया गया क्योंकि इन्होंने, इनकी आर्थिक स्थिति, इनके सामान्य जनजीवन जो है वो नॉर्मल, वो बाकी के लोगों की कंपेयर में, समाज के बाकी वर्गों की तुलना में बहुत ही डाउन या निम्न स्तरीय रहा है। तो जब 200 साल इन्होंने दुख झेला है तो हमारा ये दायित्व बनता है, संविधान के द्वारा ये स्थापना की गई कि भाई इनको आरक्षण दिया जाए। तब तक, कब तक?
जब तक कि ये वर्ग जो है वो सामान्य स्थिति में, इनका जनजीवन सामान्य नहीं हो जाता और ये सामान्य स्थिति में नहीं आ जाते, तो इनकी स्थिति सामान्य करने के लिए इनको आरक्षण का प्रावधान किया गया। महिलाओं के लिए भी आरक्षण है। तो आप कभी भी कोई फॉर्म भरते हैं तो आप नोटिस करते हैं कि महिलाओं के लिए सीट अलग है, महिलाओं की कट ऑफ अलग है, एससी की कट ऑफ अलग है, ओबीसी की अलग है। ये क्यों है? ये इसीलिए है क्योंकि संविधान में ये अधिकार दिया गया है कि सकारात्मक भेदभाव होगा, विधि के समक्ष समान संरक्षण होगा। और उसके साथ ही जब अवसर की समानता हमें दी गई रोजगार में, उसमें भी ये कहा गया कि जो आर्थिक रूप से निम्न कोटि का या कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से निम्न है, दर्जे में है, उसको आरक्षण, नौकरी में उसको आरक्षण मिलेगा थोड़ा बहुत। और इसी के लिए हमने एक नया आरक्षण भी फिलहाल दिया गया है जिसको कहा गया ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन। अब इसमें कौन आते हैं? ये सब क्यों मैं आपको बताने के वजह बता रही हूँ, आप इन चीज़ों को जोड़ते चलिए। देखिए ये चीज़ें वो हैं जो इस चैप्टर से भी लिंक कर रही हैं, जो आपको जानने के लिए भी ज़रूरी है, जो करंट का हिस्सा भी है, और जिससे ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि एग्ज़ाम में सवाल आ सकता है। और एक वजह और इसकी मुख्य ये है कि आरक्षण को लेकर या इन चीज़ों को लेकर काफ़ी लोगों में एक भ्रांति चल रही है कि आरक्षण क्यों मिल रहा है, आरक्षण क्यों मिल रहा है। तो आरक्षण इसलिए उनको दिया गया है क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। संविधान में ये प्रावधान है कि अगर दो गैर बराबरी के तबके हैं तो जो निचला तबका या निचला दर्जा, निचला वर्ग है, उसको थोड़ा सा ऐसा बेनिफिट, कुछ ऐसे प्रावधान किए जाए कि वो भी बराबर जितने भी हमने अधिकार दिए हैं या समाज के जो संसाधन हैं उनका बराबर वो उपभोग उपयोग कर सके। ईडब्ल्यूएस की मैंने बात की तो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन, इसमें क्या किया गया है? सामान्य वर्ग के ऐसे लोग जिनकी आर्थिक स्थिति निम्न है वो इसमें ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आते हैं। तो ये सब करने की वजह क्या रही? ये सब करने की वजह इसलिए रही कि भाई समानता आए। समाज में जब तक समानता नहीं आएगी तब तक असल में न्याय की स्थापना नहीं हो पाएगी। आप कहें कि समाज का एक वर्ग तो अमीर होता ही जाए और दूसरा गरीब से और गरीब होता जाए, तो ये असमानता आई। और असमानता जब आई तो एक शोषण वर्ग हो गया, शोषित वर्ग हो गया, एक शोषक वर्ग हो गया। तो जब ये स्थितियां आ जाएगी तो ये अन्याय होता है। तो इसीलिए समानता और न्याय जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। जब तक किसी भी समाज में या राज्य में समानता की स्थिति नहीं आएगी वहां पर न्याय की स्थापना नहीं हो सकती। ये था चैप्टर का फिलहाल अंत। अब हम इसको एक बार 5 मिनट में रिकॉल कर लेते हैं। हमने शुरू में क्या पढ़ा है? हमने शुरू किया था चैप्टर लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। तो हमने सबसे पहले बात की थी कि लोकतंत्र क्या है। जब किसी देश की आम जनता अपना वोट देकर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करे तो वो लोकतंत्र कहलाता है। फिर हमने पढ़ी, ये पूरा वर्ल्ड मैप हमने दिया है और इसमें हमने बात की अफ्रीका की। अफ्रीका में भी दक्षिण अफ्रीका का एक जो है जोहान्सबर्ग, वहां की हमने बात की और हमने ये जाना कि वहां पर रंग भेद था। अफ्रीका में रंग भेद, चमड़ी के आधार पर, चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव किया जाना क्या कहलाता है? रंग भेद। तो हमने बात की हेक्टर पीटरसन नाम के एक लड़के की कि कैसे उसने भाषा के लिए विरोध किया कि मुझे अफ्रीकन्स नहीं सीखनी, जुलू सीखनी है। उस पर उसने आंदोलन किया और वहां के पुलिस अधिकारियों ने उसको गोली मार दी। फिर इसके बाद क्या हुआ? फिर इसके बाद दक्षिण अफ्रीका की राजनीति में आते हैं, नेतृत्व करता आते हैं नेल्सन मंडेला। और नेल्सन मंडेला चार्ज लेते हैं, नेतृत्व करते हैं किसका? रंग भेद नीति के उन्मूलन का। और वो कामयाब कब होते हैं? वो 1994 में वो कामयाब होते हैं और दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पर भेदभाव का, रंग भेद नीति का अंत हो जाता है उसके। और यहाँ पर असल मायने में लोकतंत्र की स्थापना हुई। वजह क्या थी कि भाई बहुत सारे अधिकार जो नहीं दिए गए थे पहले अश्वेतों को, वो 1994 के बाद, 1994 के बाद उन अश्वेत वर्ग को वो अधिकार मिल गए थे। लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ हमें पता चल गया कि भागीदारी है। फिर हमने देखा भागीदारी के तरीके क्या क्या हैं। मतदान करना, चुनाव में खड़े होना प्रत्याशी के तौर पर, और सरकार के जो भी नीति नियम विधियां हैं उन पर सहमति और असहमति व्यक्त
करना। भागीदारी कैसे करते हैं? चुनाव के माध्यम से, चुनाव में अपना वोट देकर हम भागीदारी करते हैं। चुनाव में हम सरकार कितने वर्ष की चुनते हैं? 5 साल की। 5 साल से ज़्यादा की अगर हम बहुत ज़्यादा वक्त सरकार को समय देते हैं तो वो अराजकता या तानाशाही में बदलने की आशंका रहती है। और हमारे पास क्या रहता है? सरकार को दबाव में लाने का ये अधिकार रहता है कि भाई 5 साल तुम काम करो, अगर तुमने काम अच्छा नहीं किया, हमारे हित में, देश हित में तुमने काम नहीं किया, तो हम तुम्हें हटाने का अधिकार रखते हैं। पहली बात। फिर आगे भागीदारी के और तरीके कौन कौन से हैं? वोट तो हमने दिया, अच्छी बात है, उसके बाद विरोध भी हम कर सकते हैं। सरकार ने कोई ऐसी नीति बना दी जो हमें पसंद नहीं आई, तो हमारा ये अधिकार है कि हम उसकी आलोचना कर सकते हैं, लिखित में या फिर बोलकर हम उसकी, या कार्टून बनाकर, कैसे भी हम उसकी आलोचना कर सकते हैं। उसके अलावा क्या कर सकते हैं? हम शांतिपूर्ण हस्ताक्षर अभियान चला सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं, आंदोलन निकाल सकते हैं। ऐसे कई अलग अलग तरीके हैं जिसमें हम सरकार पर दबाव बना सकते हैं और सरकार को के द्वारा अपनी मांगों को मनवा सकते हैं। और ये सारा काम किसके द्वारा होता है? मीडिया के द्वारा। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और मीडिया का ये काम है वो सरकार की सही बात जनता तक पहुंचाए और जनता की सही बात वो सरकार तक पहुंचाए, और इन दोनों के बीच सामंजस्य बना हुआ रहे। फिर जो है लोकतंत्र में ये मौका नहीं मिलता कई बार कि भाई कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जिनको लोकतंत्र में होकर भी ये मौका नहीं मिलता कि वो अपनी बात अपनी रख सकें, तो वो क्या करते हैं? फिर हिंसात्मक तरीके अपनाते हैं। हिंसात्मक तरीके अपनाते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनमें भेदभाव ग्रस्त हुआ। भेदभाव क्यों आते हैं? पूर्वाग्रहों पर ग्रसित होने पर, अपने आप को दूसरों से आप उच्च मानते हो तो भेदभाव आता है। और भेदभाव क्या है? एक नकारात्मक अवधारणा है। अब उसमें क्या होता है कि अगर आपने भेदभाव किया या आपका जो शांतिपूर्ण जुलूस था, विवाद उभर गया और हिंसात्मक वो हो गया, आपने आगजनी कर दिया, आपने प्रदर्शन बड़ा कर दिया, तो पुलिस फिर क्या करती है? पुलिस व्यवस्था बना कर रखती है और आप दोनों पक्षों को बैठकर उनसे बात करवाती है और उनका निदान करवाती है। इसके अलावा क्या करती है? वो पहले ही पुलिस चौकस रहती है कि ऐसी कोई स्थिति पैदा ही ना हो, जहाँ तक संभव हो ऐसी स्थितियाँ पैदा ही ना हो जो संभालने में नहीं आए। तो इसके लिए एक और बात क्या की गई है इन विवादों के समाधान के लिए, कि भारतीय संविधान में भी कुछ नीति, नियम, कानून, ऐसे अनुच्छेद दिए गए हैं जो सरकार पर भी लागू होते हैं और जनता पर भी, ताकि कोई, और ये जो भी कानून है ये सरकार और जनता पर बराबर रूप में लागू होते हैं, और जो भी विवाद होंगे समाज के वर्गों में या सरकार और समाज के बीच जो भी विवाद होंगे कोई भी, वो इन कानूनों के आधार पर ही समाधान किए जाते हैं। फिर हमने बात की कि नदियां भी कैसे विवाद का कारण बनती है। अब वो नदियां दो राज्यों के बीच, हमने कर्नाटक और तमिलनाडु की हमने बात की कि कावेरी नदी में ऐसे दो बांध बने हैं। भाई कर्नाटक का बांध ऊपर बना हुआ है कृष्णा राजा सागर बांध, और तमिलनाडु का नीचे बना है मैटूर बांध। दोनों के बीच वो हुआ कि कृष्णा राजा सागर बांध नहीं खोले तो मैटूर बांध में पानी नहीं आए, तो तमिलनाडु में पानी की किल्लत हो गई और ये अल्टीमेटली ये किसके पास गया? फिर राष्ट्रीय सरकार ने इसका निदान किया और ऐसा बोला कि पानी का सही सही बंटवारा हो पाए। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? हमने उसके बाद बात की समानता और न्याय की, कि समानता और न्याय जो है, जब तक समाज में समानता नहीं लाई जाएगी तब तक न्याय की स्थापना नहीं हो सकती। अगर हमने समानता नहीं लाई तो समाज में कहीं ना कहीं दो वर्गों का उदय हो जाएगा, जिसमें से एक होगा शोषक वर्ग, एक होगा शोषित वर्ग। इसीलिए संविधान में इन वस्तुओं पर, इन वस्तुत स्थिति पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है बनाते वक्त, संविधान बनाते वक्त, कि सभी को समानता मिले, विधि के समक्ष समाज संरक्षण भी मिले, अवसर की समानता मिले, अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, सकारात्मक भेदभाव किया गया है, और हमारे जो भी अधिकार हमें मिले हैं उनके कुछ दायरे या मर्यादा दी गई है। वो दायरा और मर्यादा क्या है? निर्बंधन क्या है? वो निर्बंधन ये है कि देश की एकता, अखंडता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमने हर स्तर पर काम किया है समानता और न्याय लाने का, और धीरे धीरे हमारा देश इसी पर और अग्रसर हो रहा है। समाज में आज भी वंचित तबके हैं, आज भी असमानता है, तो सरकार की ये कोशिश है, आज भी ये प्रयास है कि वो ऐसी ऐसी योजनाएं ला रही हैं जिनसे कि जो शोषित वर्ग है, जो वंचित तबका है,
उनके वो भी आगे आकर समाज में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके, वो भी स्वयं को देश का नागरिक समझे। और जब सभी लोग समान माने जाएंगे और न्याय की स्थापना होगी, तो तभी कोई भी राज्य या राष्ट्र तभी तरक्की कर सकता है, विश्व पटल पर अपनी भूमिका निभा सकता है, जब उसके नागरिक उससे संतुष्ट हों। और नागरिक तभी संतुष्ट होंगे जब वहां पर समानता और न्याय उपस्थित होंगे। ठीक है, आज की हमारी ये क्लास थी। अगली क्लास में हम फिर चर्चा करेंगे कुछ ऐसी ही बातों पर। अब इसके बाद हम आगे की क्लास आगे चालू रखेंगे। आप इन चीज़ों को जो मैंने आज आपको पढ़ाया है इसको आप रिकॉल करेंगे, और अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अनअकैडमी को लेट्स क्रैक राजस्थान एग्ज़ाम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी। थैंक यू।